हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको एरर्स के बारे में बता दिया था कि एरर्स जो है सो कैसे डेवलप होते हैं, और एरर का सबसे पहला टाइप जो होता है सिस्टमेटिक एरर, वो हमने कवर किया था अपने आखिरी लेक्चर में। आज उसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एरर्स में मैं आपको सिस्टमेटिक एरर बता दिया था और सिस्टमेटिक एरर के टाइप के बारे में बता दिया था। मैं आपको बताया था कि सिस्टमेटिक एरर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे सिस्टमेटिक एरर होते हैं जो कि ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट मेजर हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट में अगर खराबी है तब भी सिस्टमेटिक एरर अपने पास अराइज होता है। उसके बाद मैं आपको बताया था अगर हम इम्प्रॉपर टेक्निक यूज करें, हमको टेक्निक नहीं मालूम हो मेजरमेंट करने का, तब भी अपना सिस्टमेटिक एरर अराइज होता है। फिर मैं आपको बताया था कि अगर हमारा पर्सनल एरर वहाँ पे जनरेट हो रहा है, मान लो हमारा देखने का तरीका है, रीडिंग लेने का तरीका गलत है, तो भी क्या होता है, तब भी पर्सनल एरर, तभी सिस्टमेटिक एरर अराइज होता है। फिर मैं आपको बताया था कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जिसके ऊपर भी आपका सिस्टमेटिक एरर डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट ऑलवेज इफेक्ट्स आवर रीडिंग। टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारा रीडिंग क्या करता है, इफेक्ट होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रीडिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सिस्टमेटिक एरर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एक बताया था मैं आपको लिस्ट काउंट एरर, ठीक है, कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेशन होता है। एक पार्टिकुलर वैल्यू से कम अमाउंट हो, उससे छोटा अमाउंट हो, उससे छोटा रीडिंग हो, तो वो मेजर नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, लिस्ट काउंट के कारण जो भी एरर अराइज होता है उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। ओके बच्चों, तो ये अपना पूरा लास्ट लेक्चर का रिकैप था। उसमें मैं आपको यही बताया था कि जो सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं उनका कॉज अपने को मालूम होता है। अपने को मालूम होता है कि सिस्टमेटिक एरर्स क्यों हो रहे हैं, सिस्टमेटिक एरर क्यों हो रहे हैं, अपने को ये मालूम रहता है और उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब अलग अलग सिस्टमेटिक एरर डिपेंड करता है। अगर आपका फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट के कारण सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज कीजिए, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, आप अपने टेक्निक को इम्प्रूव कीजिए, आपका वो सिस्टमेटिक एरर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिमिलरली आपका लिस्ट काउंट एरर आ रहा है, आप ज़्यादा अच्छा स्केल लेकर के, आप ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेकर के रीडिंग लेने के लिए, तो आपका वो प्रॉब्लम भी क्या हो सकता है, रिजॉल्व हो सकता है। यानी सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स थे जिनका कॉज अपने को मालूम था और जिनको हम एलिमिनेट कर सकते थे, जिनको हम ठीक कर सकते थे, उसको हम क्या बोले, उसको हम बोले सिस्टमेटिक एरर। ओके, अब आज अपने को पढ़ना है रैंडम एरर के बारे में। बहुत छोटा सा ही है ये टॉपिक, रैंडम एरर। तो लिखिए रैंडम एरर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जो है वो क्या है, वो है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर देखिए क्या होता है। रैंडम एरर बच्चों वो एरर जिसका कॉज ही अपने को मालूम नहीं है। ऐसा एरर जिसका कॉज ही मालूम नहीं है, क्यों हुआ, क्या हुआ, अपने को मालूम ही नहीं है, बस गलती हो गई, कहाँ हुई नहीं मालूम। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है ना, तो मिस्टेक जो होता है कितना भी हम सावधानी बरतें हैं फिर भी मिस्टेक हो ही जाता है। अगर यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, हम 5 स्टूडेंट को बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का एक्यूरेट डिस्टेंस आप मेजर करके आइए, पांचों का रीडिंग एक हो ही नहीं सकता है। किसी का रीडिंग आएगा 25 सेंटीमीटर 0.02 mm, किसी का आएगा 25 सेंटीमीटर 0.01 mm, किसी का आएगा 25 सेंटीमीटर 0.03 mm। मतलब वेरिएशन तो आ रहा है ना। हाँ, मानते हैं कि तीनों सभी के सभी 25 सेंटीमीटर के आसपास हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पे हम जा रहे हैं तो सभी का सभी कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं। सभी के रीडिंग में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, और ये जो चेंज आ रहा है इसका कॉज अपने को नोन नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, जब हम रीडिंग लेते हैं, तो अपने आप थोड़ी सी गलती हो जाती है, और उस गलती को हम क्या बोलते हैं, उस गलती को बोलते हैं रैंडम एरर। ओके बच्चों, तो रैंडम एरर में क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ दिस एरर इज अननोन एंड this error cannot be eliminated। ठीक है, यानी रैंडम एरर का कॉज अपने को नोन नहीं होता है, और रैंडम एरर को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं।
अब इसको अगर हटा नहीं सकते हैं तो कैसे करें? इसके लिए कुछ ना कुछ तो समाधान अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि एरर है, कुछ ना कुछ तो परेशानी अपने को क्रिएट करेगा ही। ठीक है, तो इसको सही करने का बस एकमात्र यही तरीका है, आप खूब सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए और सभी एक्सपेरिमेंट के जो रीडिंग्स है ना उनका मीन ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कीजिए और सभी एक्सपेरिमेंट्स के रीडिंग का क्या कीजिए? मीन ले लीजिए। यानी द ओनली वे in which random errors can be minimized is by taking mean reading after performing number of experiments। यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, 4 बार 5 बार 10 बार, और सभी वैल्यूज का मीन ले लीजिए, सही वैल्यूज का आप एवरेज ले लीजिए। और ये जो मीन रीडिंग आता है ना, जो मीन वैल्यू आता है या एवरेज वैल्यू आता है, इसी को हम ट्रू रीडिंग मानते हैं। हम क्या मानते हैं कि अपना जो ट्रू रीडिंग है वही है। आई होप आपको अब रैंडम एरर क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्या था रैंडम एरर? रैंडम एरर वो एरर है जिसका कॉज अपने को नोन नहीं है, अल्टीमेटली अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है लेकिन होता है। अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, 4-5 बच्चे अलग अलग ढंग से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो सबके साथ कुछ ना कुछ एरर आएगा। सबका वैल्यू सेम नहीं होता है, सबका वैल्यू अलग अलग होता है। मतलब सभी ने ट्रू वैल्यू के पास से कुछ ना कुछ का डेविएशन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इस वाले एरर को हम परमानेंटली खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका है इससे बच पाने का, दैट इज द ओनली वे इन विच रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। इसको कम कर सकते हैं, खत्म तो नहीं कर सकते हैं, परमानेंटली इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड इज बाय टेकिंग मीन रीडिंग आफ्टर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कीजिए और उसके बाद आप मीन रीडिंग ले लीजिए। ओके बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक लिखिएगा, मीन वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का। टॉपिक जल्दी से लिख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे बच्चों, लेट A1, A2, A3, AN be the observed value of a quantity in different experiments. Then true value or mean value of this quantity is given by mean of A
ए का जो मीन वैल्यू होगा, मीन के लिए ऊपर हम क्या लेते हैं, एवरेज एरो, ऊपर एक ऐसा बार लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्या मीन पढ़ते हैं। तो मीन ऑफ ए विल बी इक्वल टू, सभी का ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना है, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an होल डिवाइडेड बाई n। ओके बच्चों, तो ये मीन वैल्यू का अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी चाहिए तो लिख सकते हैं, मीन ऑफ ए विल बी इक्वल टू सिग्मा 1/n हमने कॉमन ले लिया, i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक ai, यानी सभी का क्या करना है, अपने को एडिशन करना है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप आपको मीन वैल्यू अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर in individual observation। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर देखिए कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में जो भी हम मेजरमेंट कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ गलती आ ही रही थी, उस गलती को हमने रैंडम एरर बोला। उस रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने बहुत सारा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया और उन सभी का एवरेज वैल्यू ले लिया। इस वाले एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोले या फिर मीन वैल्यू बोले, ये क्या बोले, इसको बोले हम ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब एरर जो है, सो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने आपको बताया था कि एरर क्या होता है, एरर होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आया है क्या है, ट्रू वैल्यू आया है। अब हमको फाइंड करना है एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी हमने क्या किया था, हमने तो बहुत सारी रीडिंग्स ली थी, अपने को जो रीडिंग्स आई थी वो A1 भी आया था, सेकेंड रीडिंग A2 आया था, थर्ड रीडिंग A3 आया था, फोर्थ रीडिंग A4 आया था। ऐसे हमने n टाइम्स रीडिंग्स ली थी, इतनी सारी हमने क्या की थी, रीडिंग्स ली थी। तो फर्स्ट वाले रीडिंग में जो एरर होगा, एरर इन फर्स्ट रीडिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, या फिर उसको इंडिविजुअल रीडिंग आप बोलिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा A1 से, ये किसके इक्वल होगा, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है, ए मीन आया है, ये है ट्रू वैल्यू माइनस A1। ठीक है ना। सिमिलरली बच्चों हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा A2, दिस विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा A3 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके बच्चों, सिमिलरली आप आगे बढ़ते चलिए और nth रीडिंग में आ जाइए। एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग विल बी इक्वल टू डेल्टा AN, और इसको हम लिखेंगे ट्रू वैल्यू माइनस nth वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस nth वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये जो था, ये क्या था, ये था एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी जितने भी हम एक्सपेरिमेंट किए हैं सब में अब अपने को क्या मिल गया, एरर मिल गया। जैसे मान लो मैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए 4 बच्चों को अलॉट किया था, अब किसी ने 25.1 मेजर किया, किसी ने 25.2 मेजर किया, किसी ने 24.9 मेजर किया और किसी ने 24.8 मेजर किया।
तो इन सभी का हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, और जब हम मीन सबका कैलकुलेट कर लिए तो अपने को मालूम चल गया कि ट्रू रीडिंग क्या है, और ट्रू रीडिंग मान लीजिए अपने को 25 आया। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि पहले बच्चे ने कितनी गलती की थी, और जो फर्स्ट स्टूडेंट जो गलती किया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर परफॉर्म्ड बाय फर्स्ट स्टूडेंट, या एब्सोल्यूट एरर डन बाय फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड स्टूडेंट ने भी जो गलती की थी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तरीका क्या है, ट्रू वैल्यू मिल गया है, एवरेज वैल्यू मिल गया है, उसमें से उन सभी के इंडिविजुअल रीडिंग को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको सिंगल एरर मिल जाएगा। ओके, तो नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद चलते हैं हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर पे। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट थिंग इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर तो अभी हमने पढ़ लिया कि एक एक बंदे ने कितना एरर किया था उसको एब्सोल्यूट एरर बोल दिए। अब उन सभी एरर का आप मीन निकाल दीजिए तो आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। ये क्या था? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन nth एक्सपेरिमेंट। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा? जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा बच्चों, मीन है ना, तो ऊपर बार दे दिए, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डॉट 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 प्लस डेल्टा AN होल डिवाइडेड बाई n। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। मीन एब्सोल्यूट एरर, शायद ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा A इक्वल्स टू 1 बाई n सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक डेल्टा AI। ठीक है बच्चों, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। इसके बाद चलते हैं अब रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर, और इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जब एरर को हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं ना, तो अपने को रिलेटिव एरर मिलता है। जो भी अपने पास एरर आया है उसको हम ट्रू वैल्यू से जब डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अपने को फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए देखिए, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कैन बी रिटन एज डेल्टा A डिवाइडेड बाई A। डेल्टा A मतलब एरर इन A, और A का वैल्यू क्या हो गया? दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ A। तो ये नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शनल एरर। एंड सेकेंड इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखिए क्या होता है। परसेंटेज एरर जो होता है, जो फ्रैक्शनल एरर आया है, अगर उसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को परसेंटेज एरर मिल जाता है। यानी परसेंटेज एरर इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100%। दिस विल बी फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। देखो बच्चों, आज का जो भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ मैं पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। ठीक है, और ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको ध्यान में होने चाहिए एटलीस्ट। तो इतना तो मैं आपको करा ही दूंगा कि सब कुछ याद हो जाएगा। एरर क्या था? एरर था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। ठीक है ना? दिस इज एरर। डेल्टा A क्या है? डेल्टा A एरर है।
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यानी यहाँ पे एरर का वैल्यू आ गया। अब इसको ए के ट्रू वैल्यू से हम जब डिवाइड कर दिए तो अपने को क्या मिला, ए का फ्रैक्शनल एरर मिल गया। वैसे ही जो फ्रैक्शनल एरर मिल गया उसमें हम 100% से मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को क्या मिल गया, इसका ए का परसेंटेज एरर भी मिल गया। ठीक है ना बच्चों, तो आपको बस ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, ऊपर वाले फॉर्मूले उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं एग्जाम्स में, तो इसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से। इसके चारों तरफ आप स्टार लगा दीजिए। ओके बच्चों, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं। जो अगला पॉइंट है वो है प्रोपागेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपागेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर बच्चों देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक क्यूब है और इस क्यूब का अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है। क्यूब का अपने को क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हम गए और इसका लेंथ मेजर कर लिए, क्यूब का लेंथ L आ गया, तो अपने को मालूम है कि कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही। मेजरमेंट के ऑफ लेंथ में कुछ ना कुछ एरर आया है। और जब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इस वाला क्यूब का, तो क्यूब का वॉल्यूम का अपने को रिलेशन मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ क्यूब। तो खुद अकेले लेंथ के पास भी कुछ ना कुछ एरर था, और लेंथ को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरर भी क्या हो जाएगा, वो एरर भी तो ग्रो कर जाएगा। जो पहले लेंथ में अकेला वो एरर था, अब 3 बार हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एरर जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी तो ग्रो कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने लेंथ को 1 सेंटीमीटर से कम ले लिया है, तो इसका वॉल्यूम भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम ही आएगा। जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा उससे कम वॉल्यूम आएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। आप एक छोटे से क्वांटिटी में, छोटे से मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती कर दिए, और वो गलती लगातार आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और कुछ देर के बाद वो आपका जो छोटा सा गलती था वो एक बहुत बड़ा एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है ना। तो ये जो छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं शुरुआत में अपने को मालूम नहीं चलती है, लेकिन आफ्टर 2 और 3 स्टेप्स वो क्या होती है, बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो किस ढंग से गलती जो है, एरर जो है, सो किस ढंग से प्रोपोगेट करता है अपने फॉर्मूले में, उसको अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले किसमें सीखेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपोगेट करता है ये सीखेंगे। तो पहला पॉइंट, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपोगेट करता है। तो इसमें लिखिए बच्चों, देखिए, लेट एरर इन एक्स बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड एरर इन y b, let error in x be plus minus delta x and error in y b plus minus delta y। ठीक है, then error in x plus y or x minus y is given by then error in x plus y or x minus y is given by delta x plus minus delta y is given by delta x plus minus delta y। ठीक है ना। यानी जब भी हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे,
दो क्वांटिटी को ऐड करना हो या फिर दो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करना हो, तो उस केस में जो एरर होता है वो भी डायरेक्टली क्या होता है, ऐड हो जाता है, या फिर डायरेक्टली उसको क्या किया जाता है, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो एरर इज डायरेक्टली एडेड। डायरेक्टली क्या करते हैं, एरर को हम ऐड कर देते हैं। कब, जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात होगी तो एरर को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करेंगे। यानी यहां पे हम लिखेंगे क्या कि एरर्स आर डायरेक्टली एडेड इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम एरर को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहां पे बस आप प्लस ही रखिए, प्लस माइनस चाहिए तो इधर लगा दीजिए। ये नेट एरर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, लेकिन नेट एरर कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के एरर को, एक्स के एरर को और वाई के एरर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नो मैटर वेदर वी आर परफॉर्मिंग एडिशन, नो मैटर वेदर वी आर परफॉर्मिंग सब्सट्रैक्शन। अगर हम ए एक्स प्लस वाई भी कर रहे हैं तब भी एरर इन एक्स प्लस एरर इन वाई करेंगे। अगर हम एक्स माइनस वाई कर रहे हैं तब भी हम एरर इन एक्स प्लस एरर इन वाई ही करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इस पर ही न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर होंगे, तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर न्यूमेरिकल्स पे आता हूं मैं इसके बाद। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का एरर हमने सीख लिया। अब देखिए क्या एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करते हैं। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपका एरर कैसे प्रोपोगेट करता है। मानते हैं लेट एरर्स इन एक्स वाई जेड बी डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स कॉमा प्लस माइनस डेल्टा वाई एंड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यानी एक्स वाई और जेड में जो एरर है वो कितना है, वो है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड। देन एरर इन क्वांटिटी एफ रिप्रेजेंटेड बाई रिलेशन, then error in quantity f represented by relation f equals to x raised to a y raised to b z raised to c। ठीक है, तो ये रिलेशन अपने को दिया हुआ है। अब इस वाले रिलेशन में जो एरर होता है उस एरर का फॉर्मूला देखिए। यहां पे मैं फ्रैक्शनल एरर की बात कर रहा हूं, तो फ्रैक्शनल एरर इन एफ विल बी इक्वल टू, पावर बाहर ले लीजिए, इसका पावर क्या कीजिए, बाहर ले लीजिए, पावर बाहर ले लीजिए। पावर बाहर लेने के बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स, ठीक है, प्लस इसका ही पावर बाहर ले लिए, प्लस बी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन वाई, यानी डेल्टा वाई बाई वाई, प्लस इसका ही पावर बाहर ले लिए, मोड ऑफ सी इंटू फ्रैक्शनल एरर इन जेड, डेल्टा जेड बाई जेड। ओके बच्चों, तो ये रिलेशन जरा नोट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी रिलेशन। अब देखो बच्चों, यहां पे जो मैं आपको दो रिलेशन लिखाया, एक किसके लिए लिखाया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एक ही ढंग से चल रहा था। अपने को एरर को सिर्फ क्या कर देना था, जोड़ देना था, और हम सिर्फ अगर एरर को जोड़ दे रहे थे तो अपना क्या मिल जा रहा था, नेट एरर मिल जा रहा था। जबकि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के केस में आपको इसी ढंग से, इसी प्रोसेस से वर्क करना है। क्या है वो प्रोसेस, फ्रैक्शनल एरर इन एफ, फ्रैक्शनल एरर इन एफ विल बी इक्वल टू
पावर ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ x प्लस पावर ऑफ y इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ y प्लस पावर ऑफ z इंटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ z, और सभी एरर को किस में लेना अपने को, मॉडुलस में लेना है बच्चों, ठीक है ना। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नहीं मुझे फ्रैक्शनल एरर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एरर इन f चाहिए, हम बोले नो प्रॉब्लम, हम ये वाला वर्क तो इजीली कर सकते हैं, ये वाला वर्क करेंगे और उसमें फिर f से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का अपना लेक्चर था वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल लेक्चर ही था। अब नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्या कराऊंगा, उसमें मैं आपको एरर्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और जितने ही ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा जब मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा था, तो उस टाइम आप सोचिए आप डायमेंशनल एनालिसिस को विदाउट एनी न्यूमेरिकल पढ़े रहते तो आपका नॉलेज लेवल क्या रहता, कुछ नहीं रहता। तो वैसे ही किसी भी टॉपिक में, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में अगर आपको अच्छा होना है तो थ्योरेटिकल तो पढ़ना ही है, और थ्योरेटिकल के साथ साथ उस पर जम के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस अपने को करना है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बहुत सारे मैं न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।